गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस लेक्चर में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 के लिए ग्रेजुएशन एंड एबव लेवल के लिए रीजनिंग के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 2 है और इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं ये सब फेज़ 10 के, मतलब इसके पहले जो फेज हुआ था उन सब का क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है। ये वीडियो मैं स्पेशली जो एनसीसी गर्ल्स कैडेट हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और उनके पास सी सर्टिफिकेट है और उन्होंने इसमें एक पोस्ट निकल के आई थी जीसीआई का, गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर का, तो स्पेशली मैं उनके ऊपर फोकस करके ये वीडियो बना रहा हूँ कि उन्हें किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाकी आप सबको पता ही होगा कि इसका जो है कट ऑफ बहुत हाई जाता है, लेकिन ये जीसीआई वाले पोस्ट के लिए इसका कट ऑफ बहुत लो जाता है। अगर 100 और 140 के बीच में 100 से 140 नंबर के बीच में आप मार्क्स है तो इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन पा सकते हैं, लेकिन अदर पोस्ट के लिए ऐसा नहीं है। और सब अदर पोस्ट के लिए 140 150 मार्क्स रहना ही चाहिए, लेकिन यही एक ऐसा पोस्ट है जहां पे अगर एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी वाले 100 नंबर तक भी मार्क्स पा रहे हैं और जनरल कैटेगरी वाले 120 से लेके 140 के बीच में पा रहे हैं तो उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगर आप जो है अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि एग्ज़ाम स्कीम क्या है। इसके पहले आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा और तैयारी भी कहीं से कर रहे होंगे तो आप ये सब चेक कर लिए होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। इसमें रीजनिंग का 25 क्वेश्चन आता है और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए होता है, टोटल 50 मार्क्स। ऐसे जीके जीएस में 25 क्वेश्चन, यह है मैथमेटिक्स का 25 क्वेश्चन एंड इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक नॉलेज 25 क्वेश्चन। टोटल नंबर आप क्वेश्चन हमारे पास हो जाते हैं 100 और मैक्सिमम मार्क इसका 200 हो जाता है 200 का। और इसमें 60 मिनट मतलब 1 आवर में आपको पूरे 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। 1 आवर मिलता है यहाँ पे आपको और 0.25 मतलब 1/2 का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप 2 क्वेश्चन सही किए और 1 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपका 0 मार्क्स हो जाएगा, तो उस नेगेटिव मार्किंग से आपको यहाँ पे बचना पड़ेगा। और यहाँ पे अभी बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और जितने भी मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं केवल 2 क्वेश्चन को छोड़ बाकी आपके सिलेक्शन पोस्ट 10 के ही हैं जो ग्रेजुएशन लेवल में आया था। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये है हमारा लेटर सीरीज़ का क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें इन सब चीज़ों को पढ़ना नहीं रहता। ये जो ऊपर लिखा है और यहाँ पर लिखा है ये इंग्लिश लैंग्वेज और ये हिंदी लैंग्वेज में। आपका एग्ज़ाम या तो हिंदी लैंग्वेज में होगा, आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, या तो इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इसमें ये लिखा रहता है कि जिस तरीके से ये पहला नंबर सेकंड नंबर से रिलेट है, ये फर्स्ट वाला लेटर सेकंड लेटर से रिलेट है, उसी तरीके से ये जो थर्ड पोजीशन पे लिखा गया है ये थर्ड पोजीशन वाला फोर्थ पोजीशन से रिलेट है। उसी प्रकार ये जो फिफ्थ पोजीशन पे लिखा गया है ये आगे किससे रिलेट करेगा, इतना यहाँ पे आपको समझना है। अब अगर आप एक बार मॉक टेस्ट में इस चीज़ को समझ लेते हैं आप यहाँ से अपना 3 से 5 सेकंड बहुत आसानी से बचा सकते हैं। इसको फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी लेटर नंबर के क्वेश्चन आए, जितने भी लेटर सीरीज से क्वेश्चन आए, उनको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया मेथड क्या है, आपको उन लेटर का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। अब प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू मतलब जो ए कौन से नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है, बी कौन से नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे, सी कौन से नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे, ये होता है उसका प्लेस वैल्यू। ये प्लेस वैल्यू याद होने के साथ साथ आपको अपोजिट लेटर भी याद होना चाहिए। अपोजिट लेटर मतलब 26 लेटर यहाँ पे टोटल होते हैं। अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। 1 से 13 तक, 1 से 13 तक एक ग्रुप में आएंगे और 14 से लेके 26 में एक ग्रुप में आएंगे। इसको बोलते हैं अपोजिट लेटर। मतलब 1 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा? जेड हो जाएगा। एम का अपोजिट, एम आता है 13 पे और एन आता है 14 नंबर पे, तो एम का अपोजिट जो है एन हो जाएगा। और अपोजिट लेटर का सम ऑलवेज कितना होना चाहिए? 27। अपोजिट लेटर का सम कितना होता है? 27 होता है। अगर इतनी बेसिक बातें याद हैं तो जितने भी लेटर सीरीज के क्वेश्चन आएंगे आप उन क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। बस क्या करना है, यहाँ पे जो दिया है उसका हमें प्लेस वैल्यू लिखना है। जैसे यहाँ पे जे दिया है, अब जे का प्लेस वैल्यू क्या होता है? आई 9 पे आएगा, जे हमारा आ जाएगा 10 पे, मतलब ये 10 पे। ऐसा नहीं कि अभी आप यहाँ पे इन सब का प्लेस वैल्यू लिखो। पहले का लिखा तो पहले से पहले के चेक करो। एल
एल के बाद फिर यहाँ पे क्यू है, क्यू से एच को चेक करो। अब जो लॉजिक यहाँ से मिले वही सेम लॉजिक हमें एफ पे यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो 10 ये है, एल कितना होता है 2 है, तो यहाँ से कौन सा लॉजिक मिल रहा है, इसका मतलब प्लस का 2 ऐड कर रहा है। अब सेम यही लॉजिक चेक करो इस तीसरे और चौथे वाले में फॉलो करता है कि नहीं। क्यू कौन से नंबर पे आएगा, क्यू हमारा आता है 17 नंबर पे। एस कौन से नंबर पे आता है, एस 19 नंबर पे। तो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे भी प्लस का 2 हो रहा है, मतलब पहले वाले लेटर में क्या कर रहे हैं, पहले वाले लेटर में हमें प्लस का 2 करना है। अब जो है एफ, एफ कौन से नंबर पे आएगा, 6 नंबर पे। अगर 6 में +2 को ऐड करोगे 8 पहुँच जाओगे, और 8 कौन से लेटर का जो है प्लेस वैल्यू है, ये है हमारे एच का। तो जो भी ऑप्शन होगा एच से स्टार्ट रहना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड रॉन्ग हो गया, बाकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी एच से स्टार्ट है, थर्ड एंड फोर्थ भी एच से स्टार्ट है। इसी तरीके से अब आपको दूसरे नंबर को चेक करना है। अब मैं यहाँ पे इतना लिख के नहीं बताऊँगा, अब आपको अगर प्लेस वैल्यू याद होगा तो अपने मन में भी इस बात को कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे यू लिखा है, यू कौन से नंबर पे आता है 21। उसके बाद फिर डब्लू कौन से नंबर पे आता है, डब्लू आ जाता है हमारा 23 नंबर पे, मतलब यहाँ पे भी +2 ऐड किया है। तो अब सेकेंड वाले में मैं चेक करूँ, सीधा इसका निकाल लो। यू के बाद क्या आएगा, वी डब्लू, मतलब सेकेंड लेटर पे हमें डब्लू मिलना चाहिए। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट में सेकेंड लेटर पे क्या दे रखा है, के दे रखा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी एलिमिनेट हो गया। अब हमें थर्ड और फोर्थ में चेक करना है, यहाँ पे भी सेकेंड में डब्लू है और फोर्थ वाले में भी सेकेंड पे डब्लू है। देखो अब यहाँ पे थर्ड में बी दिया है और यहाँ पे थर्ड में के दिया है, मतलब अगर मैं थर्ड वाला चेक कर लेता हूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड वाला चेक करो, यहाँ पे एम लिखा है, एम कौन से नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। और इसमें ओ लिखा है, ओ कौन से नंबर पे आता है, 15, मतलब 13 से 15 गए, कितना ऐड किया है, प्लस का 2 ऐड किया है। सेम इसी प्रकार अब जेड में जो है प्लस का 2 ऐड कर दो। जेड कौन से नंबर पे आता है, जेड हमारा आता है 26 नंबर पे। अब जब 26 नंबर में जो है 2 ऐड करोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, 28, 27, 28, लेकिन 28 तो अल्फ़ाबेट ही नहीं होते। तो अगर आप जेड पे पहुंच गए हो और आपको उसमें कुछ ऐड करना है तो फिर से ए से काउंट करना पड़ेगा, ए बी सी डी इस तरीके से। तो 26 लास्ट हो गया। अब इसमें 2 ऐड करना है तो कौन से ऑप्शन पे पहुंच जाओगे, ए बी, मतलब बी पे पहुंच गए। मतलब थर्ड नंबर पे क्या मिलना चाहिए, बी मिलना चाहिए। और ऑप्शन नंबर थर्ड में ही यहाँ पे बी दे रखा है, ऑप्शन नंबर फोर्थ रॉन्ग हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, इसका करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर थर्ड। मैं पहले क्वेश्चन में आपको इसका पूरा बेसिक एक्सप्लेन कर दिया। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं वहाँ पे इनका पूरा बेसिक एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस केवल आपको उसका ट्रिक बताते हुए चलूँगा कि किस ट्रिक से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कैसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करके सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, ये है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि 6 स्टूडेंट्स PKMTNNG आर सिटिंग ऑन अ स्ट्रेट बेंच फेचिंग ईस्ट, मतलब कोई एक जो है स्ट्रेट बेंच है, ये मैंने बेंच बना दिया, ये समझो एक स्ट्रेट बेंच हो गया। और यहाँ पे ईस्ट बोला है या वेस्ट बोला है इसका कोई मतलब नहीं, एक बेंच बना दिया। अब इस पर 6 स्टूडेंट को मुझे बैठाना है, तो मैं यहाँ पे 6 स्टूडेंट को 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टूडेंट हमारे बैठ गए। अब इसमें पॉसिबिलिटी भी बनती है, तो अगर जहाँ पे पॉसिबिलिटी का केस होगा वहाँ पे हम पॉसिबिलिटी लगाएंगे, नहीं तो हम सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे बोला है ऑन अ सिटिंग फेसिंग ईस्ट, के एंड टी आर द इमीडिएट नेबर ऑफ जी, मतलब के और टी क्या हैं, इमीडिएट नेबर ऑफ जी, जी के पड़ोसी हैं। जी के पड़ोसी कैसे हो सकते हैं, अगर मैं जी को यहाँ पे बैठा दे रहा हूँ तो के और टी क्या आएंगे, या तो के इधर आएगा और टी इधर आएगा, तभी इसके नज़दीकी पड़ोसी हो सकते हैं। नहीं तो हो सकता है टी इधर आ जाए और के इधर आ जाए। इन दोनों केस में जो है के और टी जी के पड़ोसी हैं। लेकिन अब मैं जी को बैठाऊं कहाँ, यहाँ पे जी के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो अभी जी को कहीं नहीं बैठाते हैं। अब हम आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। पी इज़ द सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, देखो पी के बारे में क्या बोला है, पी इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, मतलब पी या तो यहाँ पे बैठा है, पी यहाँ पे बैठा है, अगर पी यहाँ पे नहीं बैठा है तो पी यहाँ पे बैठा है। इसका एक्सट्रीम एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, मतलब पी या तो लेफ्ट से फर्स्ट पे बैठा है या तो राइट से फर्स्ट पे बैठा है। पी का पोजीशन हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है,
अब यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे आ जाओ, ये जो हमें दिया गया था इसकी मदद से अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे बोला है कि जी का इमीडिएट पड़ोसी कौन है, टी है और के है। अगर मैं जी को यहाँ पे बैठा दूँ, इस जगह पे बैठा दूँ, अगर इस जगह पे मैं बैठा दूंगा तो क्या जी का पड़ोसी टी और के बन पाएगा? मान लो के तो बन जाएगा, लेकिन टी कहाँ बनेगा? तो टी यहाँ पे नहीं बन जाएगा, इसलिए जी को मैं सेकंड वाले प्लेस पे नहीं बैठा सकता। अब बढ़ो थर्ड प्लेस पे। अगर आप थर्ड प्लेस पे बढ़ रहे हो तो यहाँ पे मैं जी को बैठा सकता हूँ, के और टी इसके पड़ोसी बन जाएंगे। यहाँ पे भी जी को बैठा सकता हूँ, यहाँ पे जी को बैठाने पे के यहाँ पे आ सकता है, टी यहाँ पे आ सकता है। इसका मतलब जी केवल इसी दो प्लेस पे आ सकता है। जी कहाँ कहाँ पे आ सकता है? जी तो एक तो थर्ड पोजीशन पे आ सकता है या तो फोर्थ पोजीशन पे आ सकता है। जी न तो सेकंड पोजीशन पे आएगा और न पाँचवें पोजीशन पे आएगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, अब आपको जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने बोल रखा है कि P इज द सेटिंग एट द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड एंड इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ M। मतलब P कहाँ बैठा है? एक तो लास्ट किनारे पे बैठा है, किसी भी लास्ट किनारे पे, और M के जो है राइट है फोर स्थान पे। M के राइट है फोर स्थान पे। अगर आप किसी व्यक्ति को इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन में बैठा रहे हो और उनका फेस ईस्ट है, तो जो इनका राइट होगा, मान लो इस व्यक्ति को आप पकड़ो, ये बैठा है, अब इसका राइट कहाँ पर है? यहाँ पर है। इसका राइट यहाँ पर है और लेफ्ट कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो सेम जो आपका राइट होगा, आपके राइट के हिसाब से इन व्यक्ति का राइट और लेफ्ट चलेगा। आपका राइट जो है राइट हैंड के साइड है तो इनका भी राइट राइट हो जाएगा। आपका जो है लेफ्ट लेफ्ट साइड पे है तो इनका भी लेफ्ट लेफ्ट हो जाएगा। सेम यही बात यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि P किसी एक चरम अंत पर बैठा है, P को बैठा दिया, और M के दाएं से चौथा है। P कहाँ है? M के दाएं से चौथा है। M के दाएं से चौथा मतलब अगर मैं M को यहाँ पे बैठा रहा हूँ, देखो यहाँ पे M को बैठा दिया, अब इसका मतलब क्या यहाँ से निकल के आया? M का दायां, M का राइट कौन हो जाएगा? M यहाँ पे बैठ गया तो M का राइट इस तरफ काउंट करेंगे 1 2 3 4, ये तो 4 आ रहा है। लेकिन अगर मैं M को यहाँ पे बैठा दूँ, इस पोजीशन पे बैठा दूँ, तो क्या M का जो है राइट चौथे नंबर पे आएगा? P पे आ जाएगा। 1 2 3 4, 4 तो आ रहा है, चौथे पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन ये क्या है? इसका लेफ्ट है, इसका क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। इसलिए ये जो पहली पॉसिबिलिटी थी ये वाली हमारी रॉन्ग हो गई। पहली वाली पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई, यहाँ पे बचा कौन सा? सेकंड वाली पॉसिबिलिटी। ऐसा आपको यहाँ पे केस चेक करना था। अब आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। देखो यहाँ पे P बैठ गया, यहाँ पे M बैठ गया। अब G केवल इसी दो पोजीशन पे हो सकता था। अगर G को यहाँ बैठा दोगे इस वाले पोजीशन पे, तो इसका जो है नेबर पड़ोसी K और T नहीं हो पाएगा, तो हमें G को यहाँ बैठाना पड़ेगा। G को यहाँ बैठा दिए, अब G को यहाँ बैठा दिए तो ये समझो T हो गया, ये K हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? M के निकट बाएं स्थान पे कौन बैठा है? हु इज द सिटिंग टू द इमीडिएट ऑफ M। M यहाँ पर है, अब M का जो है लेफ्ट कहाँ पे होगा? इस साइड होगा। M का लेफ्ट इस साइड है। इसके निकट में कौन बैठा है? टोटल 6 दोस्त बैठे थे, जिनमें से ये 5 बैठ चुके हैं। बचा कौन सा है? लास्ट में N बचा है, तो मतलब N जो है यहाँ पे बैठा है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये जो है उसका हाई लेवल था। हाई लेवल मतलब जो एक और पूछा गया था वो बहुत बेसिक था, यही एक क्वेश्चन अच्छा लगा, इसीलिए मैंने केवल इसे ऐड किया है। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो समझ जाओ कि अगर फिर से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे तो उन 2 क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। बस केवल इसमें क्या है? लैंग्वेज का खेल है। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। अगर लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रहा है और आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड राइट लेफ्ट ही नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है? डायरेक्ट स्किप करना है और आगे बढ़ जाना है। इस पर टाइम फिर वेस्ट नहीं करना। अगर आपको लग गया मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा तो छोड़ो उसको और आगे बढ़ो। इसके अलावा भी आपके पास 23 क्वेश्चन बचेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास यहाँ पे भी देखो लेटर सीरीज से दिया गया है। टोटल जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनमें से 12 से 14 क्वेश्चन जो है आपके लेटर सीरीज और नंबर सीरीज के हो सकते हैं। 12 से 14 नहीं, 12 से 15 पकड़ लो। 12 से 15 क्वेश्चन आपके लेटर सीरीज के होंगे और नंबर सीरीज के होंगे। अब देखो यहाँ पे भी लेटर सीरीज को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इनका नंबरिंग करना पड़ेगा। सेम वही चीज़ पूछा है, जिस तरीके से फर्स्ट सेकेंड से रिलेट है, थर्ड फोर्थ से रिलेट है, उसी तरीके से फिफ्थ किससे रिलेट होगा। तो बी से कहाँ पे पहुँचा है? ये बी से सी पे पहुँचा है।
अब मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से एग्जाम में ट्राई करना है। बी से जो है सी पे गया है तो कितना ऐड किया, प्लस का 1 ऐड किया। सेम इसी प्रकार एम से यहाँ पे डी पे गया है, देखो एम से कहाँ पे गया है, एम से जो है डी पे गया है। अब यहाँ पे आप फंस गए। अब देखो लॉजिक यहाँ पे एम से अगर डी पे जाएगा तो यहाँ पे डी का वैल्यू 4 हो रहा है, तो ये आप जो है थोड़ा फंस गए। अब क्या करना पड़ेगा, हमें सबका लेटर लिखना पड़ेगा। आपने केवल 2 सेकंड दिया और 2 सेकंड में ही समझ गए कि ये जो है इस तरीके से नहीं सॉल्व हो रहा है, तो इसमें जो है लिखो बी कौन से नंबर पे आएगा, बी आ जाएगा हमारा सेकंड नंबर पे। उसके बाद फिर आर कितने नंबर पे आएगा, 18 नंबर पे। ई कितने नंबर पे आएगा, 5। एल कितने नंबर पे आता है, एल आ जाएगा 12 नंबर पे। एफ जो है 6 नंबर पे। सेम इसी प्रकार से इसका वाला भी लिख लो। सी कौन से नंबर पे आता है, 3। एफ कौन से नंबर पे आता है, 6। जी आ जाएगा हमारा 7 नंबर पे। उसके बाद फिर एम आ जाएगा जो है 13 नंबर पे। एस कितने नंबर पे आता है, एस आता है 19 नंबर पे। अब देखो यहाँ पे क्या लॉजिक इन्होंने अप्लाई किया है, लॉजिक यहाँ पे समझो। ये चीज़ें तो आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि इन्होंने कौन सा लॉजिक यहाँ पे अप्लाई किया है। ये देखो 2 से जो है 3 किया है, प्लस का 1 किया है। उसके बाद फिर इसमें नहीं समझ में आ रहा है क्या किया है। फिर 5 से किया है कितना, 7 को किया है, प्लस का 2 ऐड किया। 12 से किया है 13 को, प्लस का 1 ऐड किया। 6 से किया है 19 को, यहाँ पे लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। तो अभी लॉजिक आप ढूंढो, इसमें अपना माइंड चलाओ कि किस तरीके का लॉजिक आपको अप्लाई करना है। क्वेश्चन को सॉल्व कराना होगा तो मैं 2 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करा के आगे चला जाऊंगा, बट आपको फिर लॉजिक नहीं समझ में आएगा और एग्जाम में आप फंस जाएंगे। तो क्वेश्चन को थोड़ा टाइम दो और क्वेश्चन को समझो कि यहाँ पे जो है किस तरीके का लॉजिक यूज हो रहा है। तो यहाँ पे देखते रहो, आप क्वेश्चन को ज़रा बताओ मुझे। अगर आप इतने से नहीं समझ पा रहे हैं, ये से आप इतने से नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप दूसरे वाले का भी बना लो, इसका भी बना लो। एम का कितना होता है, 13 होता है। और उसके बाद फिर जे का कितना होता है, आई जे, जे का 10 हो जाएगा। सी का कितना होगा, 3 हो जाएगा। एल का कितना होगा, 12। और एच का कितना होगा, 8। अब इसका लिख लो। डी का कितना होता है, हमारे पास 4 होता है। आई का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। के का 11 हो जाएगा। एम का कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। एन का कितना होता है, 14 हो जाएगा। यहाँ पे आपने इतना लिख लिया। अब जो है आप इसमें लॉजिक ढूंढो कि इसमें क्या लॉजिक जो है अप्लाई हो रहा है। दोनों सेम लॉजिक अप्लाई होगा, और लॉजिक ढूंढ के मुझे बताओ ज़रा। यहाँ पे देखो आप क्या हो रहा है, इसमें ये 8 से 14 बना रहा है, यहाँ पे 12 से 13। यहाँ पे देखो प्लस का 1 हो रहा है। सेम जैसे यहाँ पे प्लस का 1 हो रहा था, वैसे इसी तरीके से यहाँ पे प्लस का 1 हो रहा है। अब आपको क्या करना है, ये जो ई लिखा है, यहाँ पे ई लिखा है, ई में प्लस का 1 ऐड करना है। ई में अगर प्लस का 1 ऐड करोगे तो कितने पे पहुँच जाओगे, एफ पे पहुँच जाओगे। अब ऑप्शन में चेक करो, किसी भी ऑप्शन में एफ नहीं दे रहा है, मतलब ये लॉजिक तो सही चल रहा है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है। अब सेम इसी प्रकार से आप क्या करो, यहाँ से 2 में 1 को ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा हो नहीं रहा है, इसमें से कुछ 1 को ऐड नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप वोवेल और कॉन्सोनेंट, वोवेल और कॉन्सोनेंट का लॉजिक चेक कर सकते हैं। जब आप ऐसे क्वेश्चन में फंस जाएं तो उनको स्किप करके आगे निकल जाना है, लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है तो आप अभी वोवेल और कॉन्सोनेंट, वोवेल और कॉन्सोनेंट का देखो। यहाँ पे ई एक वोवेल है, ई जो है वोवेल है। ई कौन से नंबर पे है, 5 नंबर पे है, और 5 एक वोवेल है हमारा। उसके बाद इसमें वोवेल चेक करो, इसमें कोई वोवेल नहीं है। तो ये क्वेश्चन समझो आपके लिए होमवर्क हो गया, आप इसे सॉल्व करो। अगर नहीं सॉल्व होगा तो मैं आपको इसे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि टाइम कम है और क्वेश्चन मुझे पूरा 25 सॉल्व कराना है। यहाँ पे लॉजिक तो निकल जाएगा, लेकिन ये जो है टाइम ज़्यादा ले लेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है, अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये लिखा है कि जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मैं इसमें रखूँ कि ये जो है क्वेश्चन इक्वेशन राइट हो जाए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटू दे रखा है। इंटू का मतलब
अगर 108 में 27 का मल्टीप्लाई करेंगे, 108 में 27 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये बहुत बड़ा नंबर दे देगा। मतलब हमें इस इंटू को चेंज करना पड़ेगा। तो इंटू कहाँ कहाँ पे चेंज है, पहले वही ऑप्शन चेक करेंगे। देखो इन तीनों ऑप्शन में इंटू को जो है चेंज किया है, लेकिन अगर यहाँ पे इंटू की जगह मैं प्लस कर देता हूँ तो भी बड़ा नंबर आ जाएगा। तो पहले मैं ऑप्शन नंबर थर्ड को उठाओ, ऑप्शन नंबर थर्ड को उठाओ और यहाँ पे चेक करो क्या आएगा। तो ये हो जाएगा 108। उसके बाद फिर गुणे की जगह हमें भागे लगाना है 27, इंटू करना है फिर 3 -19 प्लस 95। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके चेक कर लो। यहाँ पे जब 27 से इसमें डिवाइड करोगे तो कितनी बार, 7 चौक 4 बार जा रहा है, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 में जब 19 को माइनस करोगे, यहाँ से 19 का माइनस किया, कितना आ गया, माइनस का 7, और 95 में से इस 7 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 88। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आपने पहला ही ऑप्शन उठाया और आप अपने बेसिक मेथड से, किस बेसिक मेथड से कि इन दोनों का मल्टीप्लाई होने पे बहुत बड़ा आ रहा है, हमें जो है इस इंटू को चेंज ही करना पड़ेगा। इसी एक तरीके से आपने थर्ड वाला ऑप्शन उठाया और आपका पहली ही बार में राइट आंसर आ गया। इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन में लॉजिक सोचना रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा लेटर सीरीज पे दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इनके नंबर लिख लो। ये बी कौन से नंबर पे आता है, बी से हमें चेक करना है ई, फिर ई से एच, एच के बाद फिर के से हमें चेक करना है यहाँ पे क्या आएगा। तो बी आता है 2 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, एच आएगा जी एच, एच आ जाएगा 8 नंबर पे, और ये आ जाएगा के 11 नंबर पे। मतलब इसमें लॉजिक चेक करो क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है, फिर 5 से 8 जा रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, 8 से 11 जा रहा है, यहाँ पे भी प्लस का 3 हो जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11 के में प्लस का 3 ऐड करोगे कितना आएगा, 11 3 14। मतलब जो भी ऑप्शन होगा एन से हमारा स्टार्ट होना चाहिए। अब आप ऑप्शन की तरफ नज़र डालो। पहला ओ से स्टार्ट है रॉन्ग, दूसरा जो है एम से स्टार्ट है रॉन्ग, तीसरा जो है इसका एन से स्टार्ट है, ये राइट आंसर हो जाएगा, चौथा भी रॉन्ग। तो आपने केवल एक ही लेटर चेक किया, एन को ही चेक किया, और इसी से आपका राइट आंसर निकल के आ गया। अभी आप समझ रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन एग्जाम में डाला गया है, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कम से कम आपका 1 से 2 मिनट ले लेगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 1 से 2 मिनट ले रहा है तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन डाला है ये केवल आपका 10 सेकंड में सॉल्व हो जा रहा है, 10 सेकंड में सॉल्व हो जा रहा है। तो दोनों क्वेश्चन जो है इक्वल टाइम पे आ गए। मतलब एक कठिन क्वेश्चन डालेगा तो उसके बदले 3 से 4 क्वेश्चन हमारा पास इजी रहेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन जो है सेट किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा दिया है लेटर से नंबर। ये क्या दिया है, ये लेटर और नंबर को मिक्स करके दिया है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो जो सबसे पहले ये लेटर लिखा है इनका हमें नंबर लिखना पड़ेगा। तो नंबर लिख लो। एच का कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ए का कितना आता है 1, आर का हमारा 18 हो जाएगा। उसके बाद डी का कितना आ जाएगा 4, डब्लू का आ जाएगा 23, ए का कितना आ जाएगा, ए का आने वाला है 1, आर का हो जाएगा 18, और ई का कितना आ जाएगा, ई का आ जाएगा 5। आपने इसका लिख लिया। अब सेम इसी प्रकार यहाँ पे देखो, ये इसका जो है लेटर आ गया, इसका लेटर ये आ गया, लेकिन इन्होंने इस लेटर को ये वाला कोड किया है, ये वाला कोड किया है। अब इसको भी लिख लो, 8 1, यहाँ पे 9 4, उसके बाद फिर 5 1 9 5। अब इन्हीं दोनों में से आप लॉजिक चेक कर लो कि कौन सा लॉजिक अप्लाई हो रहा है, और सेम वही लॉजिक, जो लॉजिक मिले आप यहाँ पे लगा दो इस वाले क्वेश्चन में। अब अगर लॉजिक आपने एक में फाइंड कर लिया, ऐसा नहीं कि आप फिर इसमें और इसमें लॉजिक ढूंढने बैठ जाओ। जो लॉजिक यहाँ पे रहेगा सेम वही लॉजिक इसमें भी रहेगा। तो देखो 8 का 8 ही लिखा है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। उसके बाद 1 का 1 ही लिखा है, ये भी दिख रहा है। यहाँ पे 19 का जो है 9 कर दिया है, ये हमें चेक करना है कैसे आएगा। यहाँ पे 4 का 4 लिखा, यहाँ पे 23 का 5 कर दिया, ये भी चेक करना पड़ेगा। 1 का 1 ही लिखा है, और 18 का यहाँ पे 9 कर दिया, और 5 का 5। मतलब जो सिंगल लेटर में है, मतलब जो सिंगल नंबर है उनको सिंगल सेम वही चीज़ लिख रहा है। यहाँ पे 1 का 1 लिख रहा है, 5 के 5 का लिख रहा है। लेकिन जो डबल लेटर में है, डबल लेटर मतलब जो यहाँ पे डबल नंबर में है, जैसे ये 18 हो गया, 32 हो गया, 23, और यहाँ पे फिर से 18 हो गया, इनको इन्होंने सिंगल लेटर में कन्वर्ट कर रखा है, सिंगल नंबर में। तो ये किस तरीके से 18 से 9 कब आ सकता है,
हो सकता है ये इसका अपोजिट हो। 18 और 9 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 18 2 20 7 27। तो क्या 23 में 5 को ऐड करोगे 27 आएगा, अगर 23 में 5 को ऐड करोगे 28 आ जाएगा। देखो आप इस तरीके से सोच सकते थे, लेकिन इस तरीके से सोचे तो ये आपका सोचने का तरीका रॉन्ग हो गया, यहाँ पे अपोजिट लेटर नहीं दिया है। अब फिर से माइंड लगाओ, फिर से माइंड लगाने के बाद क्या पता चलेगा, ये 18 लिखा है। 8 और 1 को ऐड कर दो, 8 और 1 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 2 और 3 को ऐड कर दो, 2 और 3 को ऐड करने पे कितना आएगा, 5 आएगा। इसी तरीके से 8 और 1 को ऐड कर दो, जब 8 और 1 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मतलब जो सिंगल लेटर में है उनको सिंगल ही लिखना है, और जो डबल नंबर में आ रहे हैं उनको ऐड करके सिंगल लिख देना है। अब एल कौन से नंबर पे आता है, एल आता है 12 नंबर पे। 12 का मतलब क्या हो गया, 2 और 1 को ऐड कर दो 3। देखो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकेंड ही इसका करेक्ट आंसर हो गया। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, ये लॉजिक जो है फाइंड करने में थोड़ा टाइम लग गया। कितना टाइम लग गया, कम से कम 40 से 50 सेकेंड लग गया। 40 to 50 सेकेंड जो है लॉजिक फाइंड करने में चला गया, लेकिन जब ऑप्शन से आप आंसर चेक करने गए तो केवल 1 सेकेंड लगा। मतलब अब आपको आंसर में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। आपने लॉजिक फाइंड कर लिया तो उसका तुरंत आंसर पा सकते हैं कि कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। इस तरीके से आपको टैकल करना है। यहाँ पे मैं अगर आपको सॉल्व कराना चाहता तो केवल 10-15 सेकंड में सॉल्व करा देता, फटाक से बता देता कि ये इनको ऐड किया है, ये इनको ऐड किया है, ये इनको ऐड किया है। लेकिन फिर आपका वहाँ पे माइंड काम नहीं करता, आप एग्जाम में लॉजिक नहीं सोच पाते और खुद से लॉजिक नहीं सोच पाते। इसलिए मैंने ये सब बताया कि इसका अपोजिट भी चेक कर सकते हो, इसका भी अपोजिट चेक करते हो। जब अपोजिट यहाँ पे रॉन्ग हो गया तब हम आगे इसको बढ़ेंगे। ऐसे ही आपको जो है हैंडल करना है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, ये भी देखो, ये भी लेटर से नंबर ही दिया गया है, ये भी लेटर से ही नंबर दिया गया है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे लेटर से इतना बड़ा नंबर दिया गया है, मतलब यही जो इन लेटर का जो नंबर आएगा उसी से कुछ लॉजिक यहाँ पे इसको निकाला है। और सेम इसी प्रकार यहाँ पे इस लेटर से इतना छोटा नंबर दिया है, मतलब क्या किया होगा, या तो लेटर के पोजीशन को ऐड किया होगा या उनके अपोजिट पोजीशन को ऐड किया होगा। तो सबसे पहले क्या काम करना है, इन लेटर का हमें प्लेस वैल्यू लिखना है, उसके बाद फिर उनको ऐड करना है। तो डब्लू कौन से नंबर पे आता है, डब्लू आ जाएगा 23 नंबर पे, ओ हमारा 15 नंबर पे, आर आ जाएगा 18 नंबर पे, एल आ जाएगा 12 नंबर पे, डी आ जाएगा 4 नंबर पे। अब चेक कर लो, ये 8 4 12 हो गया, 12 12 2 14, 14 15 16 17, 17 18 19 20 21 22, यहाँ पे 2 आ गया, कैरी 2 बच गया, 2 2 4 2 6 1 7, 72। देखो मतलब क्या किया है, इनके लेटर का जो है प्लेस वैल्यू लिखा है, लेटर का प्लेस वैल्यू लिखा और उनको जो है ऐड कर दिया है। अब आपको क्या करना है, इनका प्लेस वैल्यू लिखना है। जी का कितना होता है 7, आई का कितना होगा 9, आर का कितना होता है 18, एल जो है 12, एस कितना होता है एस 19। अगर आपको ये जो है लेटर का नंबर याद है, इन सब लेटर का नंबर याद है, तभी आप इसको जल्दी कर पाओगे। अगर नहीं याद है तो एग्जाम में बैठे ही रह जाओगे, पूरा टाइम बीत जाएगा, आप 25 क्वेश्चन रीजनिंग के ही सवाल नहीं कर पाओगे 1 घंटे में। इसलिए जितने भी लेटर के नंबर होते हैं उनको याद करो, अपोजिट लेटर का नंबर याद करो। और मैंने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो जो है बनाया है, स्पेशल वीडियो, इसी पे फोकस करके अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो वीडियो देखो, उसके बाद फिर आपको हर एक लेटर का नंबर अपने आप याद हो जाएगा, अपोजिट लेटर भी पता चल जाएगा, और जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करो। अब देखो सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो सबको मत ऐड करो, केवल यूनिट डिजिट को ऐड कर लो। 9 9 18, 9 3 27, 27 और 1 28, 28 के बाद यहाँ पे 2 ऐड करोगे, 28 2 30, 30 5 35। यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से यहाँ पे यही पूछ लिया है कि जो है इस लेटर को इन्होंने ये कोट किया गया है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें लेटर लिखना पड़ेगा, इन सब लेटर का नंबर। आर आता है 18 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, जे कितने नंबर पे आएगा, आई के बाद जे 10 नंबर पे, ई आ जाएगा 5 नंबर पे, एस 19 नंबर पे होता है, और एच कितने नंबर पे होता है 8 नंबर पे होता है। अब आपको इसका लिखना है, ये हो गया 9, यू कितने नंबर पे आ जाएगा, यू 21, उसके बाद फिर यहाँ पे एच कितने नंबर पे आ जाएगा, 8 नंबर पे आ जाएगा, एन कितने नंबर पे आता है 14, एफ आ जाएगा 6 नंबर पे, एक्स वाई जेड एक्स आ जाएगा 24 नंबर पे। अब आपको यहाँ पे लॉजिक ढूंढना है
कि इसमें कौन सा लॉजिक अप्लाई होगा। सबसे पहले लॉजिक किस तरीके से ढूंढते हैं, सबसे पहले फॉरवर्ड चेक करते हैं। फॉरवर्ड मतलब कि 18 और 9 में कोई लॉजिक दिख रहा है, हाँ 8 और 1 9 हो सकता है। 1 और 21 में कोई लॉजिक दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है। 10 और 8 में मतलब कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, फॉरवर्ड तरीके से कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। अब आप रिवर्स तरीके से चेक करो। देखो यहाँ पे 8 लिखा है, 8 में 1 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे 9 लिख दिया। उसी तरीके से यहाँ पे जो है 19 लिखा है, 19 में क्या करना है, 19 में 2 ऐड कर दो, 19 में 2 ऐड कर दोगे 21 बन जाएगा। यहाँ पे 5 लिखा है, 5 में जो है 3 को ऐड करोगे 8 बन जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे 10 लिखा है, 10 में 4 को ऐड करो 14 बन जाएगा। यहाँ पे 1 लिखा है, 1 में 5 को ऐड करो 6 बन जाएगा। 18 में 6 को ऐड करो 24 बन जाएगा। मतलब क्या कर रहा है, उल्टे से 1 2 3 4 5 6 ऐड करते हुए आ रहा है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ रहा है 1 2 ऐड करते हुए। अब आप लॉजिक समझ गए, तो अभी इसका जो लिखा है इसका अपने मन में फाइंड करो। यहाँ पे ए लिखा है, ए में 1 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन जो स्टार्ट रहेगा बी से, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया, सेकंड इनकरेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, के लिखा है। के कितने नंबर पे आता है, के आता है 11 नंबर पे। 11 में दूसरे नंबर पे क्या ऐड करना है, 2 ऐड करना है। 11 में 2 ऐड होगा 13, 13 कौन से नंबर पे आ जाएगा, एम नंबर पे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका रॉन्ग आंसर हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये दिया गया है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से इसमें क्या करते हैं, इसको भी सॉल्व करने का 2 तरीका है। या तो अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो तो इसका एक लॉजिक होता है इंग्लिश से ही सॉल्व करने का, नहीं तो दूसरा लॉजिक है वेन डायग्राम से सॉल्व करने का। मैं आज इसको आपको वेन डायग्राम से सॉल्व करा दे रहा हूँ। बाकी और इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे फिर मैं उनको इंग्लिश लॉजिक से ही सॉल्व कराऊंगा। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, सम बर्ड आर इंसेक्ट, मतलब कुछ पक्षी क्या हैं, कीड़े हैं। तो हमें 2 जो है यहाँ पे बॉक्स बनाना पड़ेगा। कुछ पक्षी क्या हैं, कुछ पक्षी जो है कीड़े हैं। कुछ पक्षी, इनको हम बर्ड मान लेते हैं और इनको इंसेक्ट मान लेते हैं। तो ये जो बीच वाला पार्ट बचा, ये बीच वाला पार्ट हो गया कुछ, मतलब ये सम को दर्शा रहा है। कुछ पक्षी और कुछ कीड़े जो है सेम है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट में क्या लिखा है, कुछ कीड़े जानवर हैं। सम इंसेक्ट आर एनिमल, मतलब कुछ कीड़े, ये जो कुछ कीड़े हैं जानवर हैं। तो ये क्या हो सकते हैं, ये कुछ हमारा इस तरीके से आ सकता है। ये जो बीच वाला पार्ट बचा ये कीड़े का हो गया, ये जानवर का हो गया, यहाँ पे एनिमल लिख दिया। अब आगे, सभी जानवर खतरनाक हैं। जितने भी एनिमल हैं क्या हैं, खतरनाक हैं। तो ये एनिमल किसके अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा डेंजर के अंदर। किसके अंदर आ गया, डेंजर के अंदर, मतलब डेंजर के अंदर ही एनिमल है। सभी जानवर कैसे हैं, खतरनाक हैं। अब स्टेटमेंट हो गया हमारा। कंक्लूजन को पढ़ो और इसका आंसर फाइंड करो। कंक्लूजन में क्या लिखा है, सम एनिमल्स आर बर्ड, कुछ जानवर पक्षी हैं। पक्षी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये हो गया पक्षी वाला पार्ट। और जानवर कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो क्या पक्षी और जानवर कहीं पे मिल रहे हैं, पक्षी और जानवर देखो यहाँ पे कुछ पार्ट मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये पहला वाला रॉन्ग हो गया, फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया। जैसे ही फर्स्ट वाला रॉन्ग हुआ ये दोनों ऑप्शन भी आपके रॉन्ग हो गए। कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो सेकंड फॉलो, ये दोनों गलत हो गए। सेकंड वाला पढ़ो, ऑल इंसेक्ट आर डेंजर, सभी कीड़े खतरनाक हैं। सभी कीड़े, ये हो गया हमारा कीड़े का। सभी कीड़े कैसे हैं, खतरनाक हैं। इन्होंने बोला है कि सभी जानवर खतरनाक हैं, सभी एनिमल खतरनाक हैं। इसके हिसाब से सम कीड़े, कुछ कीड़े जो है, कुछ कीड़े खतरनाक हो सकते हैं, सभी कीड़े खतरनाक नहीं हो सकते। तो ये भी गलत हो गया। तो इसका कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। अब इसका दूसरा मेथड क्या है, मैं इसी में आपको बता दे रहा हूँ। देखो सेकंड मेथड से क्या है, आपने एक मेथड समझा कि किस तरीके से आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब मैं दूसरा मेथड इसी में आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। ये इंग्लिश वाला मेथड क्या है, देखो यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन आए, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे सम है। क्या है, यहाँ पे सम है। और एनिमल के पहले कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे भी सम। यहाँ पे अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या मानते हैं, सम को मानते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या मानेंगे, सम को मानेंगे। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट रहेगा तो नेगेटिव स्टेटमेंट किसको वहाँ पे मानेंगे, नो को मानेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मान लो थर्ड वाला हमारे पास नेगेटिव रहता तो यहाँ पे मैं सम को न मान के यहाँ पे नो को मानता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है तो सम को मान लिया। अब आप इतना समझ गए। और इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है मैं आल को सम पढ़ सकता हूँ। अगर कहीं पे आल लिखा है
ऑल मतलब सभी, तो इसको सम पढ़ा जा सकता है। ऑल को क्या पढ़ा जा सकता है? सम पढ़ा जा सकता है। लेकिन अगर कहीं पे सम लिखा है, सम लिखा है तो इसको ऑल नहीं पढ़ सकते, सम लिखा है तो ऑल नहीं पढ़ सकते। अब क्वेश्चन को पढ़ो। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में लिखा है सम बर्ड आर इंसेक्ट, सम इंसेक्ट आर एनिमल, ऑल एनिमल्स आर डेंजर। अब कंक्लूजन पे आओ। यहाँ पे कंक्लूजन में क्या लिखा है? सम एनिमल आर बर्ड, सम एनिमल आर बर्ड। एनिमल कहाँ है उसको पकड़ो, एनिमल यहाँ पर है। उसके बाद फिर किसके बारे में बोला है? एनिमल का रिश्ता किससे बोला है? रिलेशन, एनिमल का रिलेशन बोला है बर्ड से। लेकिन यहाँ पे बोला है सम एनिमल, ये सम सम तो हो जाएगा, सम एनिमल इसको पढ़ सकते हैं। आल बर्ड, आल बर्ड, सम एनिमल आर बर्ड। लेकिन ये जो सम इंसेक्ट लिखा है, यहाँ पे सम इंसेक्ट लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे भी सम इंसेक्ट लिखा है। अगर एक जगह आल होता और दूसरी जगह सम होता तो ये दोनों क्या होते? आपस में कैंसिल हो जाते। एक जगह ऑल होता और दूसरी जगह न होता तो भी आपस में कैंसिल हो जाते, और एक जगह ऑल सम होता और दूसरी जगह न होता तो भी आपस में कैंसिल हो जाते। ये लॉजिक थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप एक बार इस लॉजिक को अच्छे से समझ जाओगे तो ऐसा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का कितना भी बड़ा क्वेश्चन आए, बिना आप वेन डायग्राम बनाए 10 से 15 सेकंड में उसका आंसर निकाल सकते हैं। कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, कितना भी उसमें टिक लगा दे, कितना भी लेंदी बना दे, ये ऑप्शन उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे एक बार समझ लो। उसके बाद फिर ये पहला वाला हो गया। पहले वाले में क्यों रॉन्ग निकला? यहाँ पे सम एनिमल, सम तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये इंसेक्ट इस इंसेक्ट से कट नहीं रहा है, मतलब ये कीड़े कट नहीं रहे हैं। यहाँ पे भी सम है, यहाँ पे भी सम है। अगर ऑल होता यहाँ पे और यहाँ पे सम होता तो कट जाता, नो होता यहाँ पे सम होता तो कट जाता। लेकिन जब ये दोनों कट ही नहीं रहे तो इनको दोनों को मैं मिला के कंक्लूजन कैसे निकाल सकता हूँ? इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन में आओ। ऑल इंसेक्ट आर डेंजर, ऑल इंसेक्ट, इंसेक्ट कहाँ लिखा है? एक तो यहाँ पे लिखा है और दूसरा यहाँ पे लिखा है। और इंसेक्ट के पहले क्या लिखा है? इंसेक्ट पहले सम लिखा है, और सम को हम ऑल पढ़ ही नहीं सकते, इसलिए जो है सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। बिना वेन डायग्राम निकाले आप इसका आंसर लगा सकते थे कि इसका जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही फॉलो होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। अगर आप एक बार बस केवल ये लॉजिक समझना है और लॉजिक समझ गए तो इसका आंसर जो है सेकेंडों में आ जाएगा बिना किसी वेन डायग्राम के। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? यहाँ पे भी देखो, लेटर से लेटर का ही कोडिंग किया गया है और इसका कोडिंग पूछा है। तो ऐसे कोड में हम क्या करते हैं? सबसे पहले उस लेटर का नंबर लिखते हैं। यहाँ पे लेटर का नंबर लिखो। डी आ जाएगा 4 नंबर पे, आई आ जाएगा 9 नंबर पे, एस हमारा 19 नंबर पे, टी हो जाएगा 20, आई 9 नंबर पे, एन 14, जी 7 नंबर, यू कितने नंबर पे आ रहा है? 21, उसके बाद फिर 9 आ रहा है। अब कंप्लीट नहीं हो रहा है तो इसी से हम इतने से ही चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ई लिखा है 5, एच कितने नंबर पे आता है? 8, टी कितने नंबर पे आता है? 20, उसके बाद फिर एस कितने नंबर पे आता है? 19, जे कितने नंबर पे आएगा? 10, एम कितने नंबर पे आता है? 13। केवल इतना उठाओ, क्योंकि यहीं से आपको लॉजिक समझ में आ गया कि इसमें क्या कर रहा है। अब पूरा लिखोगे तो भी टाइम ज़्यादा लगेगा, लॉजिक सेम रहेगा। कम लिखोगे तो भी जो है आंसर सेम आने वाला है, आपके पास टाइम सेव हो जाएगा। यहाँ 4 से 5 कर रहा है, 4 से 5 कर रहा है, प्लस का 1 ऐड कर रहा है। यहाँ पे 9 से 8 कर रहा है, 9 से 8 कर रहा है मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस का 1 ऐड कर रहा है। 4 से 5 प्लस का 1, 9 से 8 माइनस का 1, 19 से 20 कर रहा है, कितना कर रहा है? प्लस का 1 ऐड कर रहा है। 20 से 19 कर रहा है, 19 कर रहा है, माइनस का 1। मतलब पहले प्लस का 1 करना है फिर माइनस का। अल्टरनेट पे क्या करना है? पहले हम प्लस का 1 ऐड करेंगे फिर माइनस का 1 ऐड करेंगे। अब जो है सेम यही लॉजिक इसमें लगा दो। एल के बाद क्या आएगा? एल में प्लस को ऐड करोगे एम आ जाएगा। सभी ऑप्शन एम से स्टार्ट हैं। ए में माइनस को 1, ए में जो है -1 माइनस करोगे, ए कितना होता है? ए जो है 1 होता है। -1 करोगे कितना पहुंच जाएगा? 0। और इस 0 का मतलब होता है जेड। 0 का क्या मतलब लेना है? 0 का मतलब आ जाएगा जेड। तो ऑप्शन जेड से स्टार्ट होना चाहिए दूसरे नंबर पे। यहाँ पे बी से स्टार्ट किया है, ये वाला गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया। एम जेड के बाद क्या है? सी है। एम जेड के बाद क्या है? डी है। मतलब तीसरा ही चेक करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। माइनस का 1 हो चुका, प्लस का 1 हो चुका है, माइनस का 1 हो चुका है। अब हमें प्लस का 1 ऐड करना है। बी में प्लस को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में भी लेटर सीरीज से पूछा गया है और इस लेटर में पूछा है कौन सा ऑड वन आउट है। यहाँ पे ये आपको ये सब चीज़ें मॉक टेस्ट में ही पढ़ी होनी चाहिए, ऐसा कि नहीं आप एग्जाम में बैठ गए और वहाँ से जो है 4 से 5 सेकंड इसमें ही लगा दे रहे हो। उस 4 से 5 सेकंड में आप जीके जीएस के 1 से 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, या तो रीजनिंग का कोई ऐसा क्वेश्चन जो इजी आया हो उसके भी सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे अगर आप 15 से 20 क्वेश्चन में टाइम बताते हुए चलेंगे अपना 10 सेकेंड, तो कितना टाइम बच जाएगा आपका, 200 सेकेंड बच जाएगा। मतलब पूरा आपके पास 4 मिनट सेव हो गया। 4 मिनट का आप टाइम क्वेश्चन को न पढ़ के जो है अपना सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक बार पढ़ लो। इसमें बोला रहता है ये जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 किसी न किसी प्रकार से सेम है, 1 डिफरेंस है। उस डिफरेंस ऑप्शन को हमें फाइंड करना है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें हमें जो है इनका नंबर लिखना पड़ेगा। एन आता है 14 नंबर पे, क्यू आता है 17 पे और टी आता है 20 पे। ऐसे ही दूसरे का लिखो। यहाँ पे दिया है एच कितने पे, 8 पे, ये आ जाएगा 11 पे, एन आ जाएगा 14 पे। फिर तीसरे वाले का लिखो। तीसरे का क्या हो जाएगा, बी आएगा 2 पे, डी आएगा 4 पे, एच आएगा कितने पे, एच जो है 8 पे आ जाएगा। चौथे वाले का लिख लो 13। उसके बाद फिर पी कौन से नंबर पे आता है, ओ पी जो है 16 नंबर पे आ जाएगा, एस 19 नंबर पे। अब चेक करो कि इसमें क्या लॉजिक मिल रहा है। 14 से 17 हो रहा है प्लस का 3, 14 से 17 में प्लस का 3, 17 से 20 में प्लस का 3, यहाँ से 8 का 11 प्लस का 3, 11 से 14 कितना प्लस का 3, 2 से 4 हो रहा है, मतलब यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है, 4 से 8 प्लस का 4। हर एक में क्या हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 2 और प्लस का 4। 13 से 16 क्या हुआ, प्लस का 3, 16 से 19 क्या हुआ, प्लस का 3। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी यहाँ पे लिखा है तीसरे वाले में, यही इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया जाता है डिक्शनरी फॉर्म में। डिक्शनरी फॉर्म में टोटल हमसे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये टाइप हो गया, या तो दूसरा पूछ लिया जाएगा कि 3rd पोजीशन पे कौन आएगा, 4th पोजीशन पे कौन आएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन मेथड ये है कि आप इनको चेक ही मत करो, इनको पहले मत देखो, पहले आप ऑप्शन को देखो। आप सॉल्व दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शन की मदद से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सेकंड लगेगा। अगर दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे तो उसमें 10 से 20 सेकंड लगेगा, मतलब 10 सेकंड आपका सेव हो जाएगा। तो यहाँ से देखो कैसे करना है। पहले 6 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब 3 ऑप्शन में 6 है और 1 ऑप्शन में 3 है। तो चेक करो पहले 6 वाला आएगा कि पहले 3 वाला आएगा। यहाँ पे CH जो है, पहले यहाँ पे H लिखा है और यहाँ पे O लिखा है। O कौन से नंबर पे आता है, 15, और H कौन से नंबर पे आता है, H हमारा आता है GH 8 नंबर पे। तो पहले ऑब्वियसली 8 वाला आएगा, H वाला आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका इनकरेक्ट हो गया, 4th वाला यहाँ 3 से स्टार्ट किया था। अब हमें सेकेंड पोजीशन पे चेक नहीं करना है, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे 7 7 7 ही दिया है। 3rd पोजीशन पे देखो, 3rd पोजीशन पे हमें 3 3 3 दिया है, ये भी नहीं चेक करना है। अब चेक करना है 2 और 1 में कौन सा पहले आने वाला है। 2 और 1 को चेक कर लो। 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। इसमें COMP दिया है, यहाँ पे भी COMP दिया है। देखो यहाँ पे A दिया है, A कौन से नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। E कौन से नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे। तो पहले कौन सा आ जाएगा, पहले हमारा आएगा A वाला। तो A वाला जो है एक ही ऑप्शन में दिया था, यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन A वाला है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। तो दूसरे और तीसरे में से ही कोई आंसर हो सकता है। अब यहाँ पे 2 2 सेम दिया है, तो 2 2 1 चेक करना है। 5 और 4 को, 5 और 4 को चेक करो। यहाँ पे ये हो गया 5, COMPL, यहाँ पे भी है COMPL, यहाँ पर भी है। इसमें E लिखा है, इसमें A लिखा है, मतलब पहले कौन सा आने वाला है, पहले 4 आने वाला है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया। अगर आप इस तरीके से चेक करोगे तो यहाँ पे गलती होने का चांसेस भी ना के बराबर रहेगा, जल्दी गलती नहीं होगा और इसमें टाइम भी आपका कम लग जाएगा। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो जो है ज़रूर कमेंट करके आप मुझे बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है, ये एक श्रृंखला दी गई है। इस श्रृंखला में जो है 7, कितने ऐसे 7 हैं जिनके ठीक पहले क्या है, ठीक पहले 1 लिखा गया है और ठीक बाद 3 नहीं है। मतलब क्या है कि ऐसे मुझे 7 चेक करने हैं, ऐसा 7 चेक करना है जिसके पहले तो 1 लिखा गया है, पहले क्या लिखा गया है, 1 लिखा गया है, लेकिन इसके बाद में हमें 3 नहीं लिखना चाहिए, मतलब 3 नहीं दिखना चाहिए। हमें इस तरीके का 7 चेक करना है। ये तो बहुत इजी है, मतलब आपका आई टेस्ट है। देखो यहाँ पे 7 लिखा गया है, 7 के बाद 1, लेकिन 7 के बाद क्या लिख दिया गया है, 3, ये होगा नहीं। यहाँ पे 7 है तो ये एक ग्रुप बन जाएगा,
ये 7 के पहले 1, 7 के बाद 3 नहीं, ये हो गया। फिर यहाँ पे 7 है, ये वाला सही नहीं होगा क्योंकि 7 के पहले क्या नहीं लिखा है, 1 नहीं लिखा है, 1 रहना चाहिए। ये भी 7 है, यहाँ पे भी 7 के पहले 1 नहीं है, तो ये दोनों 7 काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे बढ़ो, ये वाला भी देखो एक ग्रुप बन रहा है, 7 के पहले 1, 7 के बाद 3 नहीं है, ये हो गया। सेम इसी प्रकार से ये भी ग्रुप सही हो जाएगा। 7 के पहले क्या लिखा है, 1, 7 के बाद 3 नहीं लिखा है। अब कहाँ पर है, यहाँ पे 7 है, 1 तो लिखा है लेकिन इसके बाद 3 लिख दिया है, इसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे 7 तो लिखा है, 7 के पहले 1 रहना चाहिए, 3 लिख दिया, ये भी काउंट नहीं होगा। 7 के पहले 1 बाद में 3 नहीं है, ये भी एक ग्रुप बन गया। कितने ग्रुप बने, 1 2 3 4। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर राइट क्या है, 4। तो ये आपके आई टेस्ट के लिए है। इसमें से आपका बहुत अच्छे तरीके से आई टेस्ट हो गया कि आपकी आंखें कितनी तेज है और आप कितने जल्दी चीज़ों को पकड़ पा रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पे हमें पूछा है मिरर इमेज। तो मिरर इमेज का कंसेप्ट बहुत इजी है, आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने मिरर इमेज का कंसेप्ट अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैंने लिए इसके एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड किया है, आप वहाँ से हर एक कंसेप्ट को समझ सकते हैं। इसमें क्या रहता है, जो जितना नज़दीक है मिरर के उतना नज़दीक बनेगा और जो मिरर के जितना दूर है उतना दूर बनेगा। पहले टी है तो पहले हमें टी दिखना चाहिए कुछ इस तरीके से। ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया। जितने भी आपके नॉन वर्बल के क्वेश्चन आएंगे, हर एक नॉन वर्बल के क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेट के जरिए सॉल्व करना रहता है। यहाँ पे 2 ऑप्शन हट गए, अब बचा पहला और दूसरा। यहाँ पे यू है तो यू के बाद हमें टी के बाद क्या दिखना चाहिए, यू दिखना चाहिए। यहाँ पे देखो टी के बाद वाई है, यहाँ पे टी के बाद यू है, तो ये वाला गलत हो गया, केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है, ये है नंबर सीरीज का। इसमें फाइंड करना है ऑड वन आउट। किस तरीके से, 3 सेम है, एक ऑड है, उसी ऑड को फाइंड करना है। अब यहाँ पे आप किस तरीके से माइंड यूज कर सकते हो, देखो ये 17 से कितना बड़ा नंबर दिया है, मतलब इतना बड़ा नंबर देख के आपके माइंड में यही एक चीज़ आना चाहिए, या तो किसी का मल्टीप्लाई हुआ रहेगा या तो स्क्वायर हुआ रहेगा। इसमें कुछ ऐड करके इतना बड़ा नंबर ला नहीं सकते, न तो सब्ट्रैक्ट करके ही ला सकते हैं। किस तरीके से आ सकता है, या तो किसी का मल्टीप्लाई हुआ रहेगा या तो हम स्क्वायर किए रहेंगे। 14 से 210, तो सबसे पहले क्या इसमें अप्लाई करते हैं, अगर आपको स्क्वायर याद रहेगा तो ये सब नंबर जो है 17 के स्क्वायर के नज़दीक ये दिख रहा है, 11 के स्क्वायर के नज़दीक ये दिख रहा है, 8 के स्क्वायर के नज़दीक ये दिख रहा है, 14 के स्क्वायर के नज़दीक ये दिख रहा है। तो पहले हम स्क्वायर ही चेक कर लेते हैं। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 17 में जो है 289, कितना हो जाएगा 289, ये इसका हो गया। 11 का कितना होता है, 11 का 121, 8 का कितना होता है, 8 × या 64 64, 14 का कितना होता है 196। अब चेक करो यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, देखो 121 से 132 पहुँचा है, मतलब इसमें कितना ऐड किया होगा, अगर 11 ऐड कर दिया, कितना ऐड किया, 11 को ऐड कर दिया, कहाँ पहुँच गया, इसमें 132 तक पहुँच गया। यहाँ पे 72 पहुँचा है, मतलब 64 से 72, इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, अगर मैं 6 ऐड कर दे रहा हूँ तो 70, यहाँ पे 8 ऐड किया है, यहाँ पे देखो 8 को ऐड कर दिया। 196 से 210 पहुँचने के लिए 14 ऐड करना पड़ेगा। तो इन तीनों में एक लॉजिक आप देख सकते हो, लेकिन 289 से 340 पहुँचने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 40 10 50 1 51, यहाँ पे 51 ऐड करना पड़ेगा। तो अभी लॉजिक आप समझ गए होंगे, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे इसका स्क्वायर लिखा और सेम उसी नंबर को ऐड कर दिया, इसका स्क्वायर लिख के उसी नंबर को ऐड कर रहा है। यहाँ पे 8 का स्क्वायर लिखा, 8 को ही ऐड कर दिया, 72 आ गया। यहाँ पे 14 का स्क्वायर लिखा, 14 को ऐड कर दिया, 210 आ गया। लेकिन 17 का स्क्वायर करके इन्होंने यहाँ पे 51 ऐड किया है, सेम वही नंबर ऐड नहीं किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे रॉन्ग हो गया। इसमें सेम लॉजिक जो है अप्लाई नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही जो है लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है डाइस से, और 100% आपके एग्जाम में डाइस से एक क्वेश्चन आएगा, और डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड कॉपी है, 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो किस तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पे 3 के जो है विपरीत पूछा है कि 3 के जो है अपोजिट कौन सा आएगा। 3 कहाँ पे दिख रहा है हमें, 3 जो है इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी। कोई एक जो है 2 फिगर को उठा लो, फिगर 1 और फिगर 2 से सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखो फिगर 1 और 2 में कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे भी 4 2 है, यहाँ पे भी 4 2 है, तो जो बचा वही एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 3 के अपोजिट क्या आ गया, 6 आ गया, यही इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये देखो, ये हमारे पास दिया गया है ब्लड रिलेशन से। ब्लड
ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन दिया गया है, खूनी रिश्ता। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और आपके एग्जाम में ब्लड रिलेशन के 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो पॉइंटिंग फॉर्म, और एक जो है कोडेड फॉर्म, और एक जो है मिक्स इक्वेशन। तो ये है कोडेड फॉर्म का। इसके बाद जो मॉक टेस्ट आएगा उसमें मैं पॉइंटिंग फॉर्म का भी ऐड कर दूंगा और कोडेड इक्वेशन का भी ऐड कर दूंगा, क्योंकि तीनों ही टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका कुछ बेसिक ट्रिक, जो ये अपने आप को समझो कि ये कौन है, ये मैं हूँ, यहाँ पे ये हो, और आपके ऊपर कौन आएंगे, मम्मी पापा आएंगे, अंकल आएंगे, आंटी आएंगी। तो ये हो गया 1 जनरेशन ऊपर, इसको बोलते हैं 1 जनरेशन ऊपर +1 से दर्शाते हैं। इसके ऊपर कौन आएगा, दादा दादी आएंगे, नाना नानी आएंगी, ये हो गया 2nd जनरेशन ऊपर, इसको प्लस से दर्शाते हैं। आपके नीचे कौन आएगा, आपके नीचे आएंगे आपके बच्चे आएंगे, तो ये हो गया -1 जनरेशन। आपके बच्चों के नीचे कौन आएगा, आपके पोता पोती आएंगे, मतलब आपके नाती, तो ये हो गया -2 जनरेशन नीचे। ये अपने आप को कंसीडर करके मानना है। और आप इतने स्ट्रांग तो रहे होंगे कि आप जो है रिलेशन को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि दादा क्या होता है, दादी क्या होता है, भाई क्या होता है, इन सब रिश्तों को आप बचपन से ही देखते आ रहे हो। यहाँ पे अगर मैं प्लस लिख के ये सर्कल बना के प्लस लिखूँ तो ये जो है मेल के लिए इंडिकेट होता है, मतलब पुरुष के लिए। अगर सर्कल बना के यहाँ पे माइनस लिखूँ तो ये जो है फीमेल के लिए इंडिकेट होता है। मेल के लिए क्या इंडिकेट है, अगर सर्कल बना के यहाँ पे जो है एम लिखा, और फीमेल के लिए सर्कल बना के यहाँ पे माइनस लिखा, तो यहाँ पे फीमेल के लिए। अगर कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे समझो ये रमेश हो गया, और यहाँ पे ये मीना हो गई। अगर कुछ ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्या दर्शाता है, ये दोनों जो है भाई बहन हैं। अगर केवल एक साइन से ये जोड़ा गया है यहाँ पे एक से, तो ये भाई बहन को दर्शाता है, ये जो है प्लस है और ये माइनस है। सेम अगर इसी प्रकार यहाँ पे एक लाइन और खींच दी जाए कुछ इस तरीके से, तब ये भाई बहन को नहीं दर्शाएगा। ये किसको दर्शाएगा, ये हस्बैंड एंड वाइफ को दर्शाएगा। ये किसको दर्शाएगा, हस्बैंड एंड वाइफ को। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए बी की पुत्री है। ए किसकी पुत्री है, बी की। तो बी कहाँ पे रहेगा, बी हमारा ऊपर आ जाएगा, बी आ जाएगा ऊपर। इसके नीचे क्या आने वाला है, इसके नीचे आने वाला है ए। ए किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है। जब ए पुत्री है तो यहाँ पे माइनस का साइन, ए फीमेल है। आगे पढ़ो, बी जो है सी की माँ है। आप इंग्लिश में भी इसे पढ़ सकते हो, बी इज़ द मदर ऑफ सी, मतलब बी क्या है, सी की माँ है। ये बी क्या है, सी की माँ है। अगर सी की माँ है तो सी जो है इधर ही रहेगा, यहाँ पे आ गया सी। अब सी का कोई जेंडर नहीं बोला है, सी के बारे में नहीं बोला है, लेकिन बी के बारे में बोला है, बी माँ है। अगर बी माँ रहेगी तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा फीमेल में। अब क्या बोला है, डी जो है सी का भाई है। डी क्या है, सी का भाई है। तो डी जो है समझो कुछ यहाँ पे इस तरीके से आ गया। अब जो ये एक दिख रहा है, ये लाइन जो दिख रही है नीचे वाली, ये सब क्या भाई बहन को ही दर्शा रहे हैं। या तो वो सगे भाई बहन हो सकते हैं या कजन हो सकते हैं, लेकिन अभी ये सब बी के बारे में बोल रखा है। यहाँ पे बोला है डी सी का भाई है। अगर जो है डी सी का भाई है तो ये भाई है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। और जब डी जो है सी का भाई हो जाएगा तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के भाई हो जाएंगे, और ए इनकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। यह बताइए कि डी ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है, इस डी का जो है ए से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो डी ए का क्या संबंध है, यहाँ पे आप देख सकते हो, पिता तो होगा नहीं, दादा भी नहीं होगा, पुत्र भी नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आई टेस्ट जो है वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम मतलब ये नॉन वर्बल क्वेश्चन से। यहाँ पे चेक करो, एक पुराने ज़माने की हमें टॉर्च दे रखी है, और टॉर्च में जो है प्लस माइनस यहाँ पे दर्शा रखा है। अब क्या कर रहा है, इसका हमें रोटेशन चेक करना है कि ये किस तरीके से, पहले थोड़ा तिरछा था तो सीधा हो गया, फिर सीधा था तो थोड़ा तिरछा हो गया, फिर जो है इस तरफ मुँह खोल दिया। अब इसके बाद क्या आने वाला है, तो यहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये 45 डिग्री रोटेट कर रहा है। कितने डिग्री रोटेट कर रहा है, 45 डिग्री रोटेट कर रहा है। ये ऐसा था तो ऐसा हो गया, फिर इस तरीके से हो गया, फिर इस तरीके से हो गया। अब 45 डिग्री रोटेट करेगा तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पे ऐसा बना रहेगा। तो ऑप्शन एलिमिनेट करो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट रॉन्ग, थर्ड रॉन्ग, सेकेंड रॉन्ग, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो गया। तो नॉन वर्बल क्वेश्चन को आपको ऑप्शन एलिमिनेट से ही करना है, 10 सेकेंड में आप इसका आंसर पा सकते हैं। तो ये मैंने आज जितने भी क्वेश्चन लिए थे, लगभग 15 से 16 क्वेश्चन लिए थे,
और हर एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन फेज 10 का जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रेजुएशन लेवल का जीसीआई का, वहाँ से ही लिए हैं। मतलब हर एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के हैं। इन क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि मैं भी यहाँ पे जो है पीडीएफ प्रोवाइड कर सकता हूँ, पीडीएफ प्रोवाइड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप फिर पीडीएफ जो है कलेक्ट करने के ही चक्कर में पड़े रह जाएंगे कि पीडीएफ मिल जाए और उसको कलेक्ट करके जेरॉक्स करा के रखते जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा आपके पास हो जाएगा, फिर आपको पढ़ने में मन नहीं करेगा। तो इससे अच्छा ये है कि जो है पीडीएफ ना लेकर आप जो है जिस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको नया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वैसे क्वेश्चन आपने पहले नहीं सॉल्व किए हैं, तो वीडियो को पॉज करो और उनका स्क्रीनशॉट लो और स्क्रीनशॉट लेके अपने फ़ोन में सेव कर लो। आप कहीं पे भी जा रहे हैं, मान लो अभी किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो भी आप मोबाइल के ज़रिए उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस बैठे बैठे ट्रेन में हैं, बस में हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं तो कर सकते हैं। इस तरीके से आपको पढ़ना है। टाइम नहीं है तो टाइम को भी सेव करना है। जैसे क्वेश्चन में टाइम सेव कर रहे हो, वैसे लाइफ में भी टाइम को सेव करते हुए चलना है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक कर दिया करो। और ये वीडियो हर एक एसएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि केवल फेज के लिए करा रहा हूँ और गर्ल्स के लिए गर्ल्स का नाम लिख दिया हूँ पोस्टर में, तो वहाँ पे ये जीसीआई के लिए इम्पॉर्टेंट है। जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। वीडियोज़ आपको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है अगर उनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है तो।